हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में ये हमारा 9th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, विच इज अबाउट न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। मतलब कुछ नहीं है, मौर्य के बाद जो पोस्ट मौर्य था, उस पोस्ट मौर्य के बाद क्या हुआ था उसकी कहानी यहाँ पे है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस क्लास 6 में आपको कहाँ से पहुंचाया, जब हम लोग हंटर गैदरर थे। उसके बाद हम धीरे धीरे सेटल होना शुरू हुए। सेटल होके हमने सिविलाइजेशन बनाया, दैट इज आईवीसी। फिर उसके बाद आईवीसी खत्म हो गया तो फिर वैदिक कल्चर आया, आर्यंस का इन्वेजन आया, उसमें अर्ली वैदिक को ऋग्वेदिक कहते हैं। उसके बाद फिर लेटर वैदिक हुआ। फिर धीरे धीरे क्या है कि जो जन है वो मिलके जनपद वगैरह बनाने लगे, और फिर जनपद से आपका बनने लगा महाजनपद। उस महाजनपद के 16 महाजनपद की लड़ाई में जो मगध वाला जनपद था वो विक्टोरियस हुआ। और उस मगध वाले जनपद में बताए थे ना कि बहुत सारे जो है कि हमारे ये थे रूलर्स आए थे छोटे छोटे, जैसे डायनेस्टी था, सॉरी हरियाणक डायनेस्टी था, फिर उसके बाद शिशुनाग था, फिर शिशुनाग के बाद नंदा डायनेस्टी था, फिर मौर्य डायनेस्टी था। मौर्य जब डिक्लाइन हो गया, खत्म हो गया, तो मौर्य के डिक्लाइन के बाद जो है आपको देखने को मिला और भी बहुत सारे छोटे छोटे की लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि मौर्यन किंगडम का जो सबसे लास्ट रूलर था वो बृहद्रथ था, जिसको क्या है कि उसी के कमांडर पुष्यमित्र शुंगा ने क्या कर दिया कि मार दिया, असैसिनेट कर दिया, और उसके बाद उसने शुंगा डायनेस्टी स्टैब्लिश किया। फिर कानवा था, फिर सतवाहना था, जो लगभग सेंट्रल इंडिया के आसपास में कंसंट्रेटेड था। मतलब है कि अंपायर टूटने लगा। क्या हुआ कि पहले गैदरिंग से छोटे छोटे ग्रुप से पहले बड़ा बड़ा ग्रुप बना, और फिर वापस से क्या हुआ, वो डिसइंटीग्रेट होना शुरू हुआ। तो ये साइकिल हमेशा ऐसे साइक्लिकल वे में चलता रहेगा कि पहले हम जो है छोटे छोटे रहेंगे, कंबाइन होके बहुत बड़ा एम्पायर बनेंगे। फिर क्या है कि वो जो हमें जो पावर मिला है वो रास आएगा नहीं, पावर का मिसयूज करेंगे, फिर डिक्लाइन होके एकदम धस जाएंगे। फिर उसके बाद बढ़ेंगे, फिर हम लोग जो है पीक पे जाएंगे, फिर डिक्लाइन होंगे। ऐसे ही आपको हिस्ट्री में देखने को मिला और आगे भी यही होता रहेगा। तो इसमें जो है पिछले में थोड़ा बहुत लेटर के बारे में जो है, लेटर मौर्यन पीरियड्स में कि क्या क्या हुआ था कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड में एकदम वल्नरेबल हो गया था, अंपायर टूट रहा था, अपने में लड़ रहा था, कोई बाउंड्री को सिक्योर नहीं कर रहा था, तो अटैक्स हो रहे थे इंडो ग्रीक का, साकास का, पार्थियंस का, इन सभी का, कुशानास का। और उसके बाद इधर इंडिया के अंदर भी प्रॉब्लम था कि बड़ा अंपायर जो है, सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी खत्म है, छोटा छोटा बन गया, सबको अपना पावर चाहिए, कोई इंटेग्रिटी की बात ही नहीं कर रहा है, तो ये खत्म था। साउथ में छोटे छोटे अंपायर बने थे आपके, जैसे चेरा था केरला साइड में बताए थे, फिर चोला था, पांड्या था, फिर वो टूटा तो पल्लवास चालुक्यास जो है बनना शुरू हुआ। तो मतलब क्या था कि ओवरऑल क्या था कि एक सेंट्रलाइज जो मौर्यन है वो आपका छोटे टुकड़ों में टूट गया। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा ना तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि वो लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आगे को इनफैक्ट हिस्ट्री में तो आपका क्या है कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर चीज को लिंक करते चले। साइंस में है तो चलो ठीक है कि आपका एक सिस्टम है, एक चीज पढ़ रहे हो, आप मैग्नेट पढ़ रहे हो, आप करंट पढ़ रहे हो, तो आप अलग अलग करके पढ़ सकते हो। बाद में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आएगा तब लिंक करें, लेकिन हिस्ट्री पूरा लिंक है। आपको कहानी समझना पड़ेगा, कहानी जो है आपको समझना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो है वो चीजें जो है हिस्ट्री में आपकी चलती रही। तो यही सारा चीज है, तो आप पिछले लेक्चर्स को जरूर देखें। अब इसमें वही करते हैं, फिर से क्लास 6 का बुक है, इसमें ज्यादा कुछ डिटेल नहीं है, बहुत थोड़ा सा। यहाँ मेजॉरिटी जो है ना ये चैप्टर कंसंट्रेटेड है रिगार्डिंग गुप्ता एम्पायर एंड हर्षा से रिलेटेड, मतलब वर्धन डायनेस्टी से रिलेटेड है। और वो भी कुछ खास डिटेल नहीं, गुप्ता में ले दे के थोड़ा बहुत आपका समुद्रगुप्त के बारे में, मतलब आपको बस ये बेस बनाते हुए दिखा रहा है ना कि हिस्ट्री चल कैसे रहा था। यही तो चीज आप आगे पढ़ोगे। आप जो मेन स्टैंडर्ड बुक्स जब लेके बैठते हो एंशिएंट में, तो यही तो चीज आप देखते हो कि स्टोन एज से आप बढ़ते जाते हो, फिर बड़े बड़े एम्पायर्स आते हैं, डिक्लाइन होता है। गुप्ता जब ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, उधर से अरब साइड से इन्वेजन होने लगता है, तो लगभग मान के चलते मिडाइवल शुरू हो गया। तो यहाँ पे 6 क्लास आपको है ना एक छोटा सा बेस बना के देता है, तो ज्यादा यहाँ डिटेलिंग नहीं है, छोटा छोटा है। लेक्चर के साथ ही आपको सब याद हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। शुरू होता है एक बच्चे से, अरविंद से। इसको स्कूल में राजा बनने का जो है ना, मतलब एक प्ले था, नाटक था, उसमें राजा बनना था। तो राजा का जो भी होता है वो एक्टिंग करना था कि अच्छे से जो है ना आभूषण वगैरह पहनना है, उसके बाद क्या है कमांडर की तरह बिहेव करना है, अपने प्रजा को जो है डायरेक्शन देना है, और फिर अपना इंपॉर्टेंस दिखाना है कि हम आर्ट एंड कल्चर में बहुत निपुण हैं, हमको बहुत अच्छे से आता है, हम वीणा बजा सकते हैं, हम इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कमांडिंग अथॉरिटी है, हम सैनिकों को कमांड कर सकते हैं, ये चीज करना था। तो यहां से स्टोरी है कि अच्छा ठीक है, ये जो किंग है तो किंग का कॉन्सेप्ट कैसे कैसे चला, तो उसी के तहत मतलब है कि ऐसा कुछ खास नहीं कि इस कहानी का आपके एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। 6 क्लास का बुक है, बच्चों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए बात कहा गया।
तो अब यहाँ पे यही शुरू हो गया कि जो गुप्ता एम्पायर है ना, एक्चुअली गुप्ता एम्पायर के जो फाउंडर थे उनका नाम था श्री गुप्ता। साथ में नोट्स बनाते रहिए, 1-2 पेज का नोट बनेगा, साथ में बनाओगे तो ठीक है। पीडीएफ कल्चर से बाहर आइए। पीडीएफ कल्चर एक अच्छा एस्पिरेंट तैयार नहीं करता है। आप रट लोगे, लेकिन जो एक परफॉर्मेंस जब मेंस में देना होगा ना इंटरव्यू में, वहां पीछे हो जाओगे। लेकिन अगर आप क्या है कि साथ साथ सुन के समझते हो पहले और बाद में खुद से उस कहानी को रफ में लिखने की कोशिश करते हो, तो आपका एक तरह से नोट भी तैयार होगा और आप चीजों को इंटरलिंक करके आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसलिए जो है ना, साथ में नोट्स बनाते रहिए, वरना हमारे लिए तो बहुत आसान है कि कुछ नहीं है, बस एजेंट को दे दो, सारी चीज को टाइप कर देगा, आपका पॉइंट वाइज पीडीएफ बन जाएगा और आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप रट्टा मार लो। तो आप रट्टा मार लोगे, यूनिवर्सिटी में अच्छा परफॉर्म कर लोगे, लेकिन यूपीएससी में आप 100% एक अच्छे एस्पिरेंट बन के निकलो और अच्छा रैंक लाओ, आईएएस की पोस्ट लो, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो श्री गुप्ता थे। उसके बाद क्या है, घटोत्कच। उसके बाद क्या है, चंद्रगुप्ता वन। ये चंद्रगुप्ता मौर्य नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ कुछ नाम मिलते जुलते आएंगे। उसके बाद इसके बाद है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्ता 2 एंड फिर उसके बाद क्या है, स्कंदगुप्ता। ये सब इंपॉर्टेंट लार्ज, जैसे होता है ना कि जब आप मुगल एम्पायर पढ़ते हो तो स्ट्रॉन्ग मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हो कि शुरू के जो है 6 आपके सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ये थे मुगल रूलर्स थे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सब। तो वैसे ही गुप्ता एम्पायर में ये स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने गुप्ता एम्पायर को लगभग पूरे इंडिया में क्या कर दिया, फैला दिया। उसमें से भी ये चैप्टर समुद्रगुप्त के बारे में क्या है, एम्फेसिस देता है। और समुद्रगुप्त के बारे में एम्फेसिस देके क्या करता है ना कि आपको इंपॉर्टेंस बताता है, मतलब एक तरह से ये आपको हिंट देता है ना कि कैसे गुप्ता चल रहा था, कैसे गुप्ता एम्पायर में एक्सपेंशन हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए क्या है ना कि कुछ प्रशस्तिज लिखा गया, हमको कहाँ से मिलता है। जैसे आपको अशोका के बारे में था ना कि कलिंग का वॉर लड़ा उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया। तो ये सब क्या है, बहुत डिटेल कहीं नहीं है, लेकिन कुछ आपको इंस्क्रिप्शन से, जैसे हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन वगैरह से जो है देखने को मिला। तो वैसे ही क्या है कि यहाँ पे भी प्रशस्ति मतलब प्रशंसा में, किसी के प्रशंसा में जब हम कोई चीज प्रेज में कोई चीज लिखते तो उसी को हम कहते क्या है, प्रशस्ति। और जनरली ये संस्कृत में लिखा जाता था। तो इलाहाबाद में जो मौर्यन पिलर पहले से बना हुआ था उसी पे कुछ एनग्रेव करना हार्ड सरफेस पे इसलिए लोग लिखते थे ना, ताकि ये टिके, लोग जो है जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको देखते रहे। अब प्रशंसा में लिखने का लॉजिक ये भी था ना कि भाई प्रशंसा में जब लिखेंगे हम राजा के, लोगों तक बात जाएगी तो लोगों को समझ में आए। जैसे आज के डेट में ना रिव्यू कल्चर, कि अच्छी रिव्यू है इसका मतलब ये अच्छा होगा, जितना ज्यादा अच्छा रिव्यू है मतलब ये कंपनी उतना ज्यादा अच्छा होगा, उतना ज्यादा ट्रस्टेबल होगा। तो बिल्कुल वैसे ही कि जितना ज्यादा प्रशंसा में अच्छी अच्छी बातें लिखी है कि हमारे राजा जो है कहीं दूर गए, लड़ाई लड़े, जीत के आ गए, तो उससे होगा क्या ना कि लोगों में एक दबदबा बना रहेगा, उसको भरोसा रहेगा कि मेरा राजा अच्छा है, खुश रहेंगे, वो राजा को सपोर्ट करेंगे। तो वही जो है लिखा था, तो उसी से हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो देखिए क्या है, इलाहाबाद में उनके कोर्ट पोएट हरिसेन ने कविता के रूप में कुछ प्रशस्तिज लिखा था, जिससे हमको उनके बारे में कुछ पता चलता है। ये लिखा गया था कौन से, संस्कृत में। इसीलिए आपसे पूछ देना कि क्या कॉमन लोग इसको आसानी से पढ़ सकते थे, तो कहा गया कि कॉमन पीपल जो है ना वो संस्कृत को आसानी से नहीं पढ़ पाते थे। संस्कृत इजिली जो है उनको अंडरस्टूड नहीं होता था। कॉमन लोगों का लैंग्वेज क्या था आपका, प्रकृत था। बिहार साइड में पाली भी था। तो ये जानबूझ के एक संस्कृत में इसलिए भी लिखा गया ना कि भाई एक लैंग्वेज का भी दबदबा हो। जैसे होता है ना कि ऑफिशियल ऑर्डर्स आज के डेट में देखते हो कि ना कि भारी भरकम अंग्रेजी शब्द के साथ आता है, तो ये भी एक क्या ना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है ना क्रिएट करता है कि अच्छा ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किया है, इसका मतलब है कि बहुत लीगलाइज्ड और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस वजह से ऐसा था। तो इसको जो पढ़े लिखे लोग थे ना वो इसको पढ़ के आम लोगों तक मैसेज पहुंचाते थे। तो हमको यहां से एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है ना एग्जाम में भी, वन लाइनर, कि आपसे बोल देगा प्रशस्ति एट इलाहाबाद अशोकन पिलर इज रिलेटेड टू विच रूलर। तो या तो आपको डायनेस्टी का नाम होगा ऑप्शन में, या नहीं तो रूलर का नाम। तो अकॉर्डिंगली आप आंसर कर दीजिएगा। अब यहां पे क्या है कि जो ये एक तरह से ना इक्वल टू गॉड, ऑब्वियसली जब आप प्रशंसा लिख रहे हो तो इसका मतलब आप एक्सेसिव एग्जैजरेट कर दोगे, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा जो है ना आप अच्छा बात करोगे।
कि नहीं एकदम इतने अच्छे हमारे रूलर है, भगवान के समान है, वो जहां जाते हैं जीतते हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता है, उनका कोई डिसीजन गलत नहीं हो सकता है, वो प्रजा के लिए सब अच्छा करते हैं। ये चीजें जो है उस प्रशस्ति में लिखी हुई थी और काफी लंबे लंबे सेंटेंसेस थे। मतलब बड़ाई करना है तो जितना, मतलब फेंकना है तो जितना फेंक सकते हो, और जानते ही हो कि जब फेंकने पे आ जाओ तो कोई लिमिट नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही था, कुछ बातें सच भी थी, कुछ बातें एक्सैजरेटेड भी थी, लोगों के बीच में अपनी इंपॉर्टेंस को जबरदस्ती शो करना, लेकिन हमें उससे क्या मतलब। हमको पढ़ना है, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस को समझना है, उससे एग्जाम क्लियर करना है, बाकी हमें पीछे जाके उसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं देना है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो है, ये कर रहा था, ये तो वो, ये हम स्टूडेंट का काम नहीं है, ये पॉलिटिशियंस के ऊपर रहने दीजिए आप। तो यहाँ पे वही समुद्रगुप्ता द वॉरियर, इसमें कुछ नहीं है, बस यही बताया, जैसे मूवीज वगैरह में आप देखते हो ना, इंट्रोडक्शन जब होता है कि ये वो इंसान है जिसने इतना दर्द सहा, जिसे जो है इतना दर्द मिला, इतना इसे फिजिकल टॉर्चर हुआ कि इसके बॉडी पे वो मार्क्स दिख रहे हैं, इसके दिल पे वो मार्क्स दिख रहा है, इसके दिमाग में वो छप गया, वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि इनके बॉडी पे इतने सारे सोर्ड्स के, नाइफ के मार्क थे, इसका मतलब ये बहुत बड़े वॉरियर थे। तो कह रहा है कि व्हाट डज दिस डिस्क्रिप्शन टेल यू अबाउट द किंग एंड ऑल्सो अबाउट हाउ किंग फॉट वॉर्स। तो भाई किंग के बारे में ये कह रहा है कि भाई किंग सच में वॉरियर थे और ये कैसे लड़ाई लड़ते थे, तो ये बता रहा है कि भाई जो है कुल्हाड़ी से, तीर से, तलवार से, चाकू से, छुरी से, इन सब से जो है ना ये लड़ाई लड़ते थे। अब उसके बाद आपसे कह रहा है क्या कि जो समुद्रगुप्त थे ना, अब मैप में अगर आ जाइए तो यहां पे देखिए क्या दिखा रहा है कि ये कुछ एरियाज है ना जो समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अलग अलग तरीकों से जीता था। जैसे ये जिसको हम ऐसे रेड से आउटलाइन कर दिए, ये मतलब जहां पे कुछ शेडिंग नहीं है, मतलब है कि यहां पे समुद्रगुप्त जो है वो नहीं कॉन्कर कर पाए थे या यहां तक नहीं पहुंच पाए थे। लॉजिक सी बात है, आप खुद भी दिमाग लगा लो, ज्योग्राफी रातों रात चेंज नहीं होता है। आज की तरह उस समय भी वहां पे बड़े बड़े स्नो कैप, जहां पे जो ये एरिया मार्क है, इधर में क्या है आपका गिलगिट बाल्टिस्तान, फिर आपका कह सकते हो ये है सियाचिन ग्लेशियर है, सक्सगाम वैली है, दिपसांग प्लेन है, सोडा प्लेन है। तो ये सब काफी जो है ना हार्श टेरेन वाला था। तो यहां तक कोई भी राजा जो है एकदम पहुंच के रह जाना और उसको क्लेम करना, ये बहुत मुश्किल था। बोली बोली से ही लोग क्लेम करते थे कि हाँ ठीक है ये भी कैप्चर कर लिया, लेकिन एक्चुअली वहां पर रह के आर्मी इंस्टॉल करके कैप्चर कर पाना बड़ा मुश्किल था। तो ये वाला जो एरिया है इसको अलग तरीके से उन्होंने कॉन्कर किया। फिर ये वाला जो एरिया जिसको हम ऐसे ऐसे ब्लू लाइन से शेड कर रहे हैं, जिसमें आपका क्या है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, गुजरात और थोड़े से राजस्थान के पोर्शन आ रहे, इसको अलग तरीके से किया। यहाँ पे वो एरिया याद करो, पिछले लेक्चर में बताए थे कि वो जगह है जहां पे क्या था, साकास थे, इधर में आपका इंडो ग्रीक था, इधर में आपका कुशान था, इधर में आपका पार्थियंस थे, सेंट्रल एशियन किंगडम। उसके बाद क्या है कि जिसको हम ब्लैक से शेड कर रहे हैं, ये वाला जिसमें आपका नालंदा, पाटलिपुत्रा ये सब आ रहा है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, ये वाला भी एरिया, ये वाला एरिया। उसके बाद देखिए ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया। मतलब है क्या कि ये सब क्या था, ये सब क्या था, आउटर देश के बाहरी जो है इलाके थे, देश के बाहरी इलाकों के जो है राजा लोग यहां पे थे। इधर में अगर आप देखो तो इधर में बहुत सारे गण संघ थे, याद है ना पिछले चैप्टर्स में पढ़े थे। गण संघ क्या था, गण मतलब लोग, बहुत सारे लोगों का जो है ग्रुप था जो कि एक तरह से रिपब्लिक फॉर्म में काम करते थे, कि आपस में डिस्कस करना, कहां लड़ना है, कैसे लड़ना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। इस जगह में आपका क्या था, आर्यव्रत नाम के जो है एक तरह से कह सकते हो कि एक सेटलमेंट था। और इधर में अगर हम कहें तो इधर में दक्षिण पथ मैप के थ्रू पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। और ये भी क्या था, श्रीलंका वाला पोर्शन भी, ये भी क्या था आपका आउटर किंगडम। तो ये सब वो एरिया था ना जिसको हम अंडरलाइन किए हैं। इन सभी एरियाज को क्या था, समुद्रगुप्ता ने अलग अलग तरीकों से कॉन्कर किया था। जैसे क्या है कि ब्लैक से लिखते हैं कि यहां पे क्या था ना, गण संघ वाले लोग जो है ना समुद्रगुप्त के लिए क्या लाते थे, ट्रिब्यूट्स लाते थे, गिफ्ट लाते थे, ऑनर करते थे। वो ये लोग एक तरह से मान लिए थे कि नहीं भाई समुद्रगुप्त ज्यादा पावरफुल है, हम कम हैं, हमें जो है उनको इंपॉर्टेंस देना। जो ये थे आर्यव्रत लोग, इसको पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया था, एकदम से अपरूट कर दिया था, एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया था।
क्योंकि ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का जो ट्रेडिंग पॉइंट है वो मीट कर रहा है, फर्टाइल एरिया है, इसको अगर कॉन्कर करना मतलब सेटलमेंट अच्छे से हो सकता है। दक्षिण पथ में जो है ना कॉन्कर किया था इन्होंने, कॉन्कर जो है वो कर लिया था, लेकिन वापस से क्या किया ना, सब कुछ रिटर्न कर दिया, कहा कि भाई देखो यहाँ पे कोई खास इशू नहीं है। इस एरिया को, जो आर्यव्रत वाला एरिया है ना, वो काफी ज्यादा सेटलमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, तो यहाँ पे लोगों का नजर है, बहुत लोग अटैक कर सकते हैं, इसलिए अपने काबू में ले लो। लेकिन दक्षिण पथ साइड में जो है ना ज्यादा लोगों को उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एक तो पहले बाहरी लोग आएंगे तो सी के थ्रू आएंगे, तो नेवी उतना अभी डेवलप नहीं था, और अगर लैंड के थ्रू भी आते हैं तो ऊपर फर्टाइल में ही वो इतना एक्सपेंशन में बिजी होते हैं ना कि साउथ की तरफ मूव करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए कहा कि चलो ठीक है, तुम लोग अपना राज करो, अपना रिटर्न कर दिया। तो ये सारा काम क्या है ना समुद्रगुप्त ने किया। तो देखिए यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है, क्या दिया कि द रूलर्स ऑफ आर्यव्रता द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। देखिए ग्रीन में जो है ये वाला एरिया जिसको हम बताएं, तो उसको क्या किया था उन्होंने, ये पूरी तरह से क्या है ना कि अपरूट कर दिया था। अपरूट करके मतलब एकदम जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। मतलब ये सब कहां से मिल रहा है आपको, प्रशस्ति से मिल रहा है। चैप्टर में ऐसा नहीं है कि बहुत चीज ऐसे लाइन से कि हाँ ऐसे ऐसे जो है ना, पहले श्रीगुप्त ने जो है एम्पायर को स्टैब्लिश किया, फिर उनका अपना कुछ काम था, उनका आर्ट एंड कल्चर था, और उसके बाद वो उनके डेथ के बाद उनका बेटा है, उनका बेटा है, ऐसे कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या है ना कि अभी एक तरह से इंपॉर्टेंस बता रहा है कि एक एम्पायर जब फुल स्टैब्लिश वे में बैठता है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो उस पर उसको ध्यान देना होता है। कोई चीज सीरीज में नहीं है। तो यहां पे वही है कि राजा के बारे में जो हमको पता चला, तो पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं कि पहले के बारे में हमको पता चलता था किससे, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन से, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, मैन्युस्क्रिप्ट से। एक और राजा है भाई, गुप्ता डायनेस्टी के राजा है, या कह सकते हो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में हमें प्रशस्ति से पता चला। प्रशस्ति कुछ नहीं है, वो भी एक तरह का इंस्क्रिप्शन है जो कि स्टोन से बने हुए अशोकन पिलर के ऊपर लंबे लंबे लाइन्स के फॉर्म में संस्कृत भाषा में लिखा गया था। समुद्रगुप्त के लिए जो है उनके कोर्ट पोएट ने प्रशस्ति लिखा था। तो आर्यवत को तो पूरी तरह खत्म कर दिए। दक्षिण पथ को जो है, दक्षिण पथ को उन्होंने क्या किया था कि वो लोग सरेंडर तो कर दिए, लेकिन बाद में क्या है कि बोल दिया कि चलो ठीक है तुम लोग रूल करो। तीसरा जो है गण संघ, जिसमें वो आसाम, बंगाल, नेपाल, जो ये वाला एरिया जो ये शेड किया है रेड से, ये पूरा गण संघ है। तो ये लोग क्या करते थे कि लाते थे ट्रिब्यूट और उनके ऑर्डर्स को मानते थे। मतलब एक तरह से क्या थे कि बोला जाता था कि हाँ आप गण संघ हो, आप रूलर हो, लेकिन ऐसा नहीं था। समुद्रगुप्त ही रूलर थे, उनके बिहाफ में वो लोग रूल करते थे। जैसे होता है ना बैंक वगैरह में कि एक होता है फाइनेंस करने वाला, एक होता है रीफाइनेंस करने वाला। जैसे मुद्रा फाइनेंस डायरेक्ट नहीं करता, वो बैंक को देगा, बैंक आपको पैसा देगा, बिल्कुल वैसे ही था समुद्रगुप्त। यहाँ पे उसके बाद क्या था कि जो ब्लू में मतलब जो बाहर साइड था, मतलब शाकास, कुशाना, श्रीलंका वाला, ये सब था। ये सब क्या था कि एक तरह से कैसे सबमिट किया, मैरिज अलायंस के थ्रू। मैरिज अलायंस। और ये आज से नहीं था, ये कब से था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से। याद है इसी साइड में नॉर्थ वेस्ट साइड में ही जो सेल्यूकस निकेटर था, जिसकी बेटी का जो है इनसे शादी हुआ था, फिर मैरिज अलायंस हुआ। तो मतलब अलग अलग तरीकों से क्या किया गया था ना कि इंसान को ये जो इंडिया का टेरिटरी है उसको समुद्रगुप्त ने क्या किया था, कॉन्कर किया था। ये इंपॉर्टेंस आपको दिखता है। तो वही ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द वे इन विच समुद्रगुप्ता ट्रीटेड रूलर्स ऑफ आर्यव्रत एंड दक्षिण पथ। तो दक्षिण पथ वाले को क्या किया, जीत के वापस कर दिया उनके टेरिटरीज को, आर्यव्रत को खत्म ही कर दिया। तो भाई क्या रीजन हो सकता है, सिंपल रीजन है एक लाइन में, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे आर्यव्रत था, वहां कॉन्कर करना है, मतलब है कि एक तरह से बहुत अच्छा सेटलमेंट, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर, बहुत मतलब एक फ्लरिशिंग एम्पायर जो है वो सेटअप हो सकता है। इसीलिए उसको पूरी तरह से क्या कर दिया, अपरूट कर दिया। अब उसके बाद आता है क्या कि एक इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रखना है विक्रम संवत के बारे में, अबाउट 58 BC कि विक्रम संवत जो है ये आपका गुप्ता किंग चंद्रगुप्ता 2 से रिलेटेड है, और ये मार्क्स द विक्ट्री ओवर द शाकास एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। तो गुप्ता एम्पायर में एक और चीज फेमस था ना कि इसके रूलर अपने आप को बड़ा बड़ा टाइटल देते थे, जैसे महाराज का टाइटल, राजा का टाइटल, या फिर महाराज धीराज का टाइटल, विक्रमादित्य का टाइटल। जैसे ये श्रीगुप्ता और घटोत्कच, ये लोग क्या थे कि अपने आप को महाराज का टाइटल, राजा का टाइटल दिए, लेकिन जो चंद्रगुप्ता 1 है ये क्या है, अपने आप को महाराज धीराज का टाइटल दिए। तो वैसे ही समुद्रगुप्त और बाकी सभी रूलर जो है मतलब अपने पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े टाइटल्स जो है वो दिया। तो वैसे विक्रम संवत इस ऑनर में मनाया जाता है
कि भाई ये वही डेट है जिस दिन क्या है कि शाकास को हरा दिया गया था, और तब जो है टाइटल चंद्रगुप्त टू ने जो है अपने आप को दिया क्या, विक्रमादित्य का। चंद्रगुप्त वन नहीं, चंद्रगुप्त टू अपने आप को टाइटल दिया विक्रमादित्य। तो अब यहां से प्रशस्ति से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन पता चला। अभी एक इंफॉर्मेशन अबाउट फैमिली, फैमिली मतलब है कि उसके पापा, उसके पापा के पापा, पापा के पापा के पापा, ये सब पता चला। दूसरा उसकी मम्मी, कि भाई मम्मी कौन थी, मम्मी कहाँ से थी, ये सब पता चलता है। साथ ही साथ जो है कॉन्क्वेस्ट, कि कहाँ कहाँ जाके जो है लड़ाई लड़ा और जीता, कि हारा क्या था, ये सब पता चला। तो जैसे देखो यहाँ पे कि क्या क्या पता चलता है अबाउट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। मदर कौन थी, तो कुमार देवी, याद रखना है। कहाँ से थी, लिच्छावीगण, याद करो। वहां पे जब बुद्ध के बारे में आप लोग पढ़ रहे होंगे तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा बुद्धिज्म के बारे में, लिच्छावी बुद्धिज्म, और जब जैनिज्म आप पढ़ रहे होगे तो। और गण भी बताए थे कि जब महाजनपद के बारे में बता रहे थे तो बता रहे थे ना, जो वज्जी संघ था वो एक तरह से क्या था, गण था, रिपब्लिक था। तो इस तरह से अभी देखो क्या है, अलग अलग जो है ये लोग टाइटल जो है अटेन करते थे। जैसे क्या था कि गुप्ता डायनेस्टी, चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जिन्होंने महाराजाधिराज, अभी जस्ट बताए थे ना कि महाराजा श्रीगुप्ता ये घटोत्कच जो है अपने आप को दिए थे, महाराजाधिराज जो है चंद्रगुप्त ने दिया था। तो ये अलग अलग तरीके से देखो, ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर क्या बोले थे, महाराज, लेकिन महाराजाधिराज जो है उसके फादर चंद्रगुप्त कौन थे, फादर थे समुद्रगुप्त के। तो अब कह रहा है कि अरेंज द टाइटल्स इन ऑर्डर, भाई राजा सबसे छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करेंगे तो पहला नंबर आएगा, उसके बाद महाराजा, और तब उससे भी बड़ा क्या होगा, महाराजाधिराज। तो मतलब यहां पे हुआ क्या कि प्रशस्ति जो है, प्रशस्ति, इससे हमको क्या पता चला, हमको पता चला उसके फैमिली के बारे में, उसके कह सकते हो पॉलिसीज के बारे में राजा के, हमें पता चला उसके वॉर्स के बारे में, हमें पता चला उसके कोर्ट के बारे में कि क्या चल रहा था। कि प्रशस्ति लिखा हुआ, इसका मतलब डेफिनेटली कि उसके कोर्ट में लिखने वाले राइटर्स थे, पोएट्स थे, तभी तो ये लिखा जा रहा है, नहीं होता तो ये नहीं लिखा जाता। तो ये सब पता चलता है। इसके अलावा क्या है कि हमें जो है इनके जो बाकी जो अदर रूलर्स है, जैसे चंद्रगुप्त टू हो गया ये सब, या फिर जो शाकास के तरफ ये सब जो मार्च किए थे, ये सब हमको एक तरह से कॉइन्स के थ्रू भी पता चलता है, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स के थ्रू भी पता चलता है। मतलब कुछ नहीं है यहाँ पे, चैप्टर बस इतना कह रहा है ना कि जो मौर्य के बाद जो एक बड़ा अंपायर है गुप्ता, उसका पता हमको कहाँ से चलता है और क्या मोटा मोटी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था, ये पता चलता है। ज्यादा फोकस किस पे रखा गया, समुद्रगुप्त पे। अब हर्षवर्धन, जो कि हर्षचरिता जिनके बारे में लिखा हुआ था, तो हर्षवर्धन के बारे में भी आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे पता चलता है कि लगभग 1400 साल पहले हर्षवर्धन नाम के राजा थे, जिनका जो कोर्ट पोएट थे बाणभट्टा, उन्होंने उनके बारे में हर्षचरित बुक में लिखा था, ये भी संस्कृत में था। और साथ ही साथ क्या है, हुएन सैंग ज्वानजैंग भी लिखा है, कहीं कहीं पे ऐसे करके हुएन सैंग भी लिखा होगा, दोनों का मतलब क्या है, सेम है। यही हुएन सैंग भी है और यही क्या है, जुएन जैंग भी बोले जाते हैं। तो ये मतलब हर्षा के बारे में किससे, कहां से पता चला, फ्रॉम वेयर, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप दो लोगों का नाम दोगे, एक तो बाणभट्टा जो उनके कोर्ट पोएट थे, और दूसरा जो चाइनीज पिलग्रिम थे जो विजिट पे आए थे। तो गुप्ता के टाइम में देखिए, गुप्ता के टाइम में जो चाइनीज पिलग्रिम थे ना, उनका नाम था फाहियान, और जो हर्षा के टाइम में थे वो हुएन सैंग, एच फॉर हर्षा एंड एच फॉर हुएन सैंग। अब क्या है कि इसके बारे में, फैमिली के बारे में जो है ना, एक मोटा मोटी अंदाजा लगा लो। जैसे देखो कि क्या था ना कि जो आपका पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर इनके डायनेस्टी को हम लोग कहते हैं वर्धन डायनेस्टी। तो अब ये जो है ना पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी, इसके बारे में जो है कुछ हमको इंस्क्रिप्शंस के थ्रू और कोर्ट पोएट के लिखावट के थ्रू जो है कुछ हमको पता चला। अब क्या पता चला, तो पता चला कि भाई इसके जो फाउंडर थे पुष्यभूति थे, नाम ही है पुष्यभूति डायनेस्टी, तो फाउंडर पुष्यभूति थे। इनका जो कैपिटल वो क्या था आपका, थानेसर था, जो आज के डेट में हरियाणा में है। मोटा मोटी ध्यान में रख लो, लास्ट में हम लोग एक बार रिवाइज करेंगे। यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स थे वो थे प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन, और भी थे लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है। प्रभाकर वर्धन का पहले ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में आपको रिवाइज कराएंगे। जो प्रभाकर वर्धन थे उनके 2 बेटा थे, एक बड़ा बेटा जिनका नाम राज्यवर्धन था और छोटा बेटा जिनका नाम हर्षवर्धन था। तो अब हुआ क्या ना कि यहाँ पे मतलब 3 कहानी चल रही है, ABC ऐसे समझो। एक है जो थानेसर कैपिटल है जहां पे वर्धन डायनेस्टी सेटल्ड है,
दूसरा है आपका क्या कि जो राजा है कन्नौज का, मतलब एक थानेसर, एक कन्नौज और एक आपका जो बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में गौड़ डायनेस्टी है। डायनेस्टी छोड़ दो, 3 जगह ध्यान में रखो, एक थानेसर है, एक कन्नौज है और एक बंगाल है आपका। तो हुआ क्या कि बंगाल के ये, पहले तो आप जान लो कि ये क्या कहते हैं हम, आपका प्रभाकर वर्धन जो है उसकी बेटी, यानी कि जो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की जो बहन है, उसका शादी, जिसको राजश्री भी का नाम है जिसका, उसका शादी क्या कन्नौज के राजा से हो गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बंगाल का जो शशांक था रूलर गौड़ डायनेस्टी का, उसने अटैक कर दिया कन्नौज पे। आनंद फानन में क्या है, राज्यवर्धन गया कन्नौज पे अटैक किया और ये शशांक को जो है डिफीट करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ये कि वो राज्यवर्धन मर गया, उसकी बहन किसी तरह भाग गई। उसके बाद हर्षा ने भी इसके ऊपर जो है अटैक किया और फाइनली इस कन्नौज को हर्षा ने क्या कर लिया, हर्षा ने कैप्चर कर लिया। कहानी पहले ध्यान से समझना, 3 जगह है, थानेसर, कन्नौज, बंगाल। थानेसर कन्नौज का अपना रिलेशन था, मैरिज अलायंस था कि भाई थानेसर की बेटी जो है वो कन्नौज के यहाँ शादी की गई थी, शांति से चल रहा था। लेकिन बंगाल का जब अटैक हुआ तो थानेसर जहां से बेटी गई थी वहां पे उसके भाइयों को गुस्सा आया, भाई ने अटैक किया और बदले में जो है बड़े भाई की डेथ हो गई, लेकिन छोटे भाई ने कैप्चर करके कन्नौज अपने में ले लिया। कन्नौज काफी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट पे था। तो यहाँ पे देखिए वही है कि देखो एल्डेस्ट सन नहीं है, यहाँ पे क्या था कि जब फादर और एल्डर ब्रदर्स मर गए थे यहीं पे कन्नौज में, ये कन्फ्रंट करने के चक्कर में, तब जाके ये जो है राजा बना। अब जो है ना कि जो इसका ब्रदर इन लॉ, मतलब जिससे इसकी बहन का शादी हुआ था, उसको जो है बंगाल के रूलर ने जो है मार दिया, और मार दिया तो उसके बाद क्या है कि हर्षा जो है वो जाके फिर कन्नौज को कैप्चर किया। अब उसके बाद हर्षा साउथ में भी बढ़ रहा था, लेकिन नर्मदा के पास आके उसको रोक दिया गया बाय चालुक्यन किंग पुलाकेशिन II। अभी लास्ट में मैप के थ्रू भी बताएंगे कि क्या कहानी चल रहा था, अभी बस समझिए कि बुक में है क्या, फटाफट निकलते हैं हम लोग। तो मैप में आपको जो है ये देखने को बोल रहा है, बाद में देखेंगे हम लोग। अब पल्लवास, चालुक्यास एंड पुलाकेशिन्स प्रशस्ति, मतलब इन लोगों के बारे में, इनके जो है प्रशंसा में लिखा हुआ चीज है उससे कैसे पता चला। तो देखिए 2 इंपॉर्टेंट डायनेस्टी था कहाँ पे, साउथ इंडिया में। जो पल्लवा था वो कहां से कहां तक था, अपने कैपिटल कांचीपुरम से लेके कावेरी नदी के डेल्टा तक। और चालुक्य जो है वो कहां से कहां तक था, तो रायचूर द्वाब तक फैला हुआ था। रायचूर द्वाब कुछ नहीं है, कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का एरिया, द्वाब मतलब 2 नदी के बीच का जो फर्टाइल एरिया होता है। चालुक्य का जो कैपिटल था वो एहोल है, जहां से ट्रेडिंग वगैरह होता था। उसके बाद यहाँ पे काफी सारे टेम्पल्स वगैरह भी बनाए गए थे, और पल्लवास चालुक्यास आपस में काफी लड़ते थे। ऑब्वियसली 2 छोटे छोटे एम्पायर होंगे तो पावर का टसल होता ही रहेगा। अब उसके बाद चालुक्य जो रूलर था पुलाकेशिन II, इसके बारे में जो प्रशस्ति लिखा हुआ था वो रविकृति। तो यहाँ पे समुद्रगुप्त का हरिसेन, और यहाँ जो लिखा है उनका नाम रविकृति, और हर्षा के बारे में जो लिखा है वो बाणभट्टा। अब यहाँ पे इनके भी प्रशस्ति से वही पता चला, उसके राजपाट, उसके वॉर के बारे में, उसके जनरल डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके फैमिली के बारे में। तो यही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसके प्रशस्ति से। रविकृति के हिसाब से क्या था कि ये जो है ना वेस्ट और ईस्ट दोनों साइड में जो है काफी सारे एक्सपेडिशंस, मतलब काफी सारे जो है लड़ाई लड़ने गए, और उसके बाद हुआ क्या कि कई जगहों पे ये जीत गए। जैसे हर्षा के एडवांस को उन्होंने रोक दिया, कई जगहों पे क्या है हार भी गए। तो मतलब एक तरह से पोइट कहता है हर्षा वॉज नॉट हर्षा, मतलब हर्षा खुश नहीं था जब पुलाकेशिन ने उसको रेड किया और हरा दिया। उसके बाद क्या है कि अब धीरे धीरे जैसे जैसे चालुक्य, पाल्लवास ये सब बन रहा था, साथ ही साथ और भी डायनेस्टी जैसे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, बाद में पाला आएगा, प्रतिहार, गुर्जर, ये सब आएगा, देखने को मिलेगा। अभी उतना ध्यान में नहीं रखना, छोटा छोटा बात ध्यान में रखिए। अब है कि हु आर द अदर रूलर्स हु ट्राई टू कंट्रोल कोस्ट एंड वाई। वाई क्यों, क्योंकि कोस्ट इंपॉर्टेंट साइड था किसका, ट्रेड का, ट्रेड से अच्छा खासा पैसा आएगा। और प्लस है कि कौन कौन थे जो कोस्ट को, तो क्या थे, चेराज, चालुक्यास, पांड्यास, चोलास, पल्लवास, ये सब चाहते थे कि हम ट्रेडिंग रूट को कैप्चर करें। उसके बाद भी आए, मिडाइवल के टाइम में भी और मॉडर्न में भी यही चल रहा था। अब कह रहे हैं कि हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड, कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था। लगभग 7 हिस्सों में जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, 7 डिपार्टमेंट्स जो है वो बनाए गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जैसे जुडिशरी का डिपार्टमेंट था, टैक्सेशन फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, जो आपका बाहर एक दूसरे से रिलेशन जो इस्टेब्लिश करने का, जैसे आज के डेट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वैसा कुछ था, वो सब था, देखने को मिला। जैसे नाम ध्यान में रखना बस, महादंड नायक, ये सब ऐसे ही वर्ड एग्जाम में दे देगा यूपीएससी से और आपसे पूछ लेगा कि इसका क्या मतलब है। महादंड नायक, देख लो, दंड, दंड मतलब क्राइम करोगे, तो क्राइम करोगे इसका मतलब किससे होगा, जस्टिस से रिलेटेड, दैट इज जुडिशियल ऑफिसर। तो एक हो गया क्या आपका महादंड नायक, महादंड नायक जो दंड के ऊपर सजा देगा। दूसरा आपका क्या हो गया, कुमार अमात्यास, कुमार
अमात्यास। तो कुमार अमात्यास जो है इसका काम क्या था? मिनिस्टर। अमात्य मीन्स मिनिस्टर, तो कुमार अमात्या, अमात्य मीन्स मिनिस्टर। संधि विग्रहिका, ट्रीटी साइन करने वाला। ट्रीटी कौन साइन, क्यों साइन किया जाएगा? वॉर एंड पीस के लिए। संधि, ट्रीटी, पेरिस की संधि ऐसे सुने होंगे आपने। तो संधि, संधि विग्रहिका, साथ साथ में आप लोग भी लिखते रहिए। दंड देने वाला महादंड नायक, दूसरा मिनिस्टर जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है वो कुमार अमात्या, तीसरा ट्रीटी साइन करने वाला संधि विग्रहिका, उसके साथ साथ नगर श्रेष्ठी या चीफ बैंकर, नगर को श्रेष्ठ रखने में मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले में चौथा है आपका क्या? नगर श्रेष्ठी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां से ध्यान में रखना कि आपका एक पर्सन जो है ना, वन पर्सन कैन होल्ड वन और मोर देन वन डिपार्टमेंट्स। ये स्टेटमेंट दे सकता है कि इस टाइम में जब आपका चालुक्याज पल्लवाज एम्पायर था तो इस समय क्या एक पर्सन के पास एक ही डिपार्टमेंट था? तो कहना नहीं, एक भी हो सकता था, एक से ज्यादा भी। जैसे हरिसेन आपका देखिए क्या है, महादंड नायक भी है और हरिसेन जो है इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी है। तो एक महादंड नायक हो गया हमारा, एक हो गया कुमार अमात्या, एक हो गया आपका संधि विग्रहिका, एक हो गया नगर श्रेष्ठी, 4 हो गया हमारा। उसके बाद आता है क्या? सर्थवाह, जो कि मर्चेंट कार्यवांस का क्या है? लीडर है, वाहक का लीडर है। उसके बाद क्या है? प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन एंड कायस्था और स्क्राइब्स। आज के डेट में भी आप देखते होंगे ना कि जैसे कायस्थ वगैरह लोगों को कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग जो है ना, कायस्था, इन सबको स्क्राइब्स लिखने के लिए जो है रखा गया था। तो सर्थवाहा मतलब क्या था? महादंड नायक, कुमार अमात्या, संधि विग्रहिका, नगर श्रेष्ठी, और फिर उसके बाद हो गया सर्थवाहा, फिर प्रथम कुलिका, और फिर उसके बाद कायस्था। देखो 1 2 3 4 5 6 7 तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था। तो अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक मे हैव बीन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हैविंग हेरिडिटरी ऑफिसर्स। हेरिडिटरी मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, ऐसा ही कुछ। तो भाई फायदा ये होगा कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहेगा, कि एडवांटेज ये होगा ना कि एक यूनिफॉर्मिटी रहेगा मेंटेन्ड, एक कल्चर आपका मेंटेन रहेगा कि एक ही फैमिली का लोग है। लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा ना, स्किल आपका जो है शायद डिग्रेड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि पापा अगर बहुत अच्छे ही होता थे तो बेटा भी हो। मेरिट हो सकता है, मेरिट क्राइसिस हो सकता है कि मे बी जो है जिसको चाहिए था मेरिट बनना चाहिए था, जो था लायक उसको संभालने वाला, इसलिए तो एम्पायर क्या हुआ? डिक्लाइन होता चला गया। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार पापा अगर अच्छे हैं तो बेटा भी अच्छा एफिशिएंट रूलर हो ही। अब कुछ न्यू काइंड ऑफ आर्मीज आने लगे। अब आर्मी, यहां न्यू काइंड कहने का मतलब ना वेल एस्टैब्लिश्ड आर्मी कहने का मतलब यह है ना कि यहाँ पे बहुत ट्रेंड स्किल जो आर्मी थे, इसके पास आर्म्स बहुत था, मॉडर्न आर्म्स था। तो देख लो यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसके पास काफी सारे एलिफेंट है, चैरियट्स है, कैवलरी है, फुट सोल्जर्स है सॉरी। इसके साथ साथ क्या है कि लीडर्स है जो सबको लीड करेगा। इसके अलावा रेगुलर सैलरीज जो है वो मिलता था, लेकिन किस फॉर्म में? ग्रांट ऑफ लैंड में। ऐसा नहीं था कि पैसे के फॉर्म में मिलता था, कि जैसे आज के डेट में ना आप काम करोगे मंथली सैलरी मिले। उस समय था कि हाँ ठीक है आप काम करते रहो, अच्छा काम रहेगा तो आपको लैंड वगैरह दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि रेगुलर सैलरी मिल रहा था, लेकिन सैलरी मिलता था किस फॉर्म में? ग्रांट ऑफ लैंड के फॉर्म में। इक्विपमेंट्स वगैरह अच्छे से मिलता था, प्रोवाइड किया जाता था, सोल्जर्स, हॉर्सेस, ये सब मिलते थे। और ये लोगों को जो है ना, इन लोगों को कहा जाता था कि समंतास। मतलब क्या है कि जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करके अपने आर्मी को मेंटेन करते थे ना, उसको समंतास कहा जाता था। मतलब एक और आ गया यहाँ पे, समंतास भी आप कह सकते हो। समंतास मतलब न्याय देने वाला, ट्रीटी साइन करने वाला, जो चीफ ये है आपका बैंकर है, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, लिखने वाला, आर्मी को मेंटेन करने के लिए टैक्स कलेक्ट करने वाला, जो मर्चेंट है उसके लीडर्स हो गए, या फिर आपके क्राफ्ट्समैन हो गए, ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट मेंटेन होता था। अब असेंबलीज जो है, असेंबलीज 2 तरीके से आपके साउथ इंडिया में मेंटेन होता था। एक तो वो जिसमें ब्राह्मण्स होते थे और एक वो जिसमें ब्राह्मण हेड नहीं होते थे। तो जो ब्राह्मण वाला था वो सभा था, और जहां पे ब्राह्मण नहीं था वो क्या था आपका? वूढ़ था। वूढ़ बोलो या ऊढ़ बोलो, ऐसे कहा जाता था। एंड द नगरम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स।
आज की डेट में भी देखते हो ना कि नगर माने सिटी होता है, सिटी में क्या होता है, अमीर लोग रहते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, पैसों से रिलेटेड बहुत बात होता है, गांव में खेती बाड़ी पे ध्यान होता है। तो वैसे ही मर्चेंट जो है ट्रेड करने वाला पार्टी नगर में रहता है तो उसको नगरम कहा जाता था। वो सारे ग्रुप जो असेंबलीज है, लोकल असेंबलीज जहाँ पे ब्राह्मण लीडर थे गांव के, वो सभा कहलाया। जिस गांव में ब्राह्मण लीडर नहीं है वहां का सभा उड़ कहलाया। और जो नगर है, शहर है, वहां पे मर्चेंट्स वगैरह रहते थे। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, कि भाई ऑर्डिनरी पीपल जो है उसका क्या आपको डेटा मिल रहा है और कहाँ से मिल रहा है। तो भाई कालिदासा जो है, इनके बारे में ध्यान में रखो कि गुप्ता टाइम के एक इंपॉर्टेंट ऑथर थे जिन्होंने क्या है ना कि उस समय में ऑर्डिनरी पीपल के बारे में कुछ कुछ अलग अलग प्ले के थ्रू जो है बताया। तो यहाँ पे किंग एंड मोस्ट ब्राह्मण्स वर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत, ये बताया। उसके बाद क्या है कि जो बाकी ये लोग थे वो प्रकृत में बात करते थे। इनका जो प्ले है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि एक दुष्यंत और शकुंतला के बीच के प्रेम कहानी। ये कुछ ऐसा ही है ना कि एक तरह से क्या है, ये कहानी कुछ ऐसा है शायद कि जो राजा था उसको शकुंतला से प्यार हो जाता है, फिर वो जंगल में फिर वो जब राजा अपने राज्य को लौट रहा होता है ना तो एक मुद्रिका, एक अंगूठी देता है कि भाई तुम जो है ये दिखा देना तो हम पहचान जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि शकुंतला से शायद एक गलती हो जाती है। कोई साधु आए थे उनसे खाने मांगने को, बट वो सुनती नहीं है, तो वो साधु उसको श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके भी ध्यान में खोई हो उसको तुम भूल जाओ, वो तुमको भूल जाएगा। तो जब शकुंतला के जाने का बारी आया राजा के पास तो राजा पहचाना ही नहीं। राजा नहीं पहचाना तो वो दुखी होकर जंगल में चली गई, भटकते भटकते रही, वो काफी सफरिंग में था। लेकिन फिर जो है ना कि शकुंतला को जब श्राप मिला था तो उसने जो है बहुत विनती की थी। तो उसने कहा था कि कोई निशानी जो तुमको उसने दिया था अगर वो दिखाओगी तो याद आ जाएगा। वो निशानी भी बेचारी का खो गया था क्योंकि पानी में कुछ काम कर रही थी नदी के किनारे, तो वो किसी मछली ने खा लिया। अब हुआ ये कि जब मछली जो है ना, जब राजघराना में जो फिशरमैन वगैरह पकड़ के ले गया, उसको मछली को काटा तो उसमें से एक अंगूठी मिला। तो वो अंगूठी जब राजा तक पहुंचा ना तो राजा पहचान गया, याद आ गया उसको, तो वो भटक के अपना खोज रहा था। तो कुछ ऐसा ही स्टोरी था, मतलब कुछ नहीं है, कॉमन पर्सन के बारे में बोला कि कॉमन लैंग्वेज प्रकृत बोला करता था, और जो कि पहले ही आपको बता दिए थे। और जो हायर मतलब ये कहा जाता था कॉमन लोगों का, लोअर क्लास का लैंग्वेज प्रकृत है। जैसे आज के डेट में भी होता है ना कि हम लोग एक तरह से लैंग्वेज के बेसिस पे भी क्लास बांट देते हैं कि कोई अपने रीजनल भाषा में भोजपुरी में बात कर रहा है तो कई जजमेंटल लोग जज कर लेते हैं कि अच्छा जब भोजपुरी में बात कर रहा है इसका मतलब गवार होगा, और इंग्लिश में बात कर रहा है तो मतलब पढ़ा लिखा होगा। और जो लर्नर्ड लोग थे, ऊंचे लोग थे, वो किस में बात करते थे? संस्कृत में बात करते थे। यही चीज है। और यहाँ पे वही कहानी है, फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, वही वाला स्टोरी है। यहाँ पे देखो फाहियान बताए थे ना, फाजियान लिखा है या फिर फाहियान, दोनों ही आपका क्या है ना सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, अलग अलग बुक में वही है। तो गुप्ता के टाइम में फाहियान, हर्षा के टाइम में हुएंसा। फिर यहाँ पे स्टोरी जो है वो दिया हुआ है किंग आर्मी के बारे में कि जब किंग की आर्मी आती थी तो क्या होता था, इतने बड़े बड़े घोड़े थे, ये आपका हाथी था, बहुत भव्य था। ये स्टोरी है, इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट डिड द विलेजर्स ब्रिंग फॉर द किंग, भाई कुछ भी आपका जो है ना कोई भी स्टोरी हो, सिंपली आपको राजा के लिए विलेजर क्या लाएगा, तो क्या लाएगा? टैक्स लाएगा या फिर जो अनाज है, गिफ्ट है, वो सब लाएगा जो उसने उगाया है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर एक बार इसको रिवाइज करते हैं अलग से सिस्टमैटिकली। कह रहा है कि हरिसेन जो है वो प्रशस्ति गौतमी पुत्र सतकर्णी के लिए उन्होंने किया था। तो गलत बात है, ये फॉल्स है। हरिसेन जो है, कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए कि हरिसेन किसके लिए उन्होंने लिखा था? समुद्रगुप्त के लिए। द रूलर ऑफ आर्यव्रत ब्रॉट ट्रिब्यूट फॉर समुद्रगुप्त, फॉल्स है ये भी। ट्रिब्यूट कौन लगा रहा है? गन संघ वाले जो एरिया थे वो ला रहे थे, इसको तो पूरी तरह से अप्रूव कर दिया था। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ, ठीक बात है, ये ट्रू है। तक्षशिला एंड मदुरई वर इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ गुप्ता, फॉल्स है। तक्षशिला इंपॉर्टेंट सेंटर मौर्य के टाइम में था। मदुरई जो है वो साउथ एरिया में है, ये क्या कहते हैं, पांड्यंस लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पांड्यंस बाद में चोला, उसी के लिए तो सब लड़ रहे थे। ऐहोल पल्लवा का कैपिटल था, गलत, चालुक्य का था। पल्लवा का कांचीपुरम था। लोकल असेंबलीज फंक्शन फॉर सेवरल सेंचुरीज, हाँ ठीक बात है, बहुत टाइम तक चलता रहा। फिर कह रहा है कि मेंशन 3 ऑथर्स हु रोट अबाउट हर्षवर्धन। एक तो हर्षवर्धन ने खुद अपने लिए बायोग्राफी लिखा, दूसरा बाणभट्ट हो गया, और तीसरा हुएनसांग हो गया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट चेंजेस डू यू फाइंड इन द आर्मी एट दिस टाइम।
अभी के समय में जो गुप्ता के टाइम में क्या था, तो आर्मी अभी बताया ना कि काफ़ी वेल स्टैब्लिश था, उसको मेंटेन करने के लिए समंता लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, सैलरी मिलता था लेकिन रेगुलर नहीं था, लैंड ग्रांट के रूप में मिलता था, पैसे के रूप में नहीं मिलता था, और बहुत सारे जो है ना इक्विपमेंट्स उसको दिए जाते थे, सोल्जर्स बहुत ज़्यादा थे, एलिफेंट्स था, वेपन्स था, सब एडवांस था। वॉट वेर द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, वही 7 जो 8 है था ना, दंडकरण्य था, ये था नगर श्रेष्ठी था, कुमार अमत्यास था, समंतास था, तो इसके बारे में आप लिख लोगे कि ये सब चल रहा था। What do you think Arvind would have to do if he was acting as समुद्रगुप्त? अरविंद वही बच्चा जिसको शुरू में कहा गया राजा का रोल करना है, तो समुद्रगुप्त का रोल करना है तो क्या करना पड़ेगा, मेकअप करके पूरे कट मार्क्स लगाने पड़ेंगे जितना था उसके बॉडी में, प्लस समुद्रगुप्त के जैसा वर्सटाइल होना पड़ेगा, अपने कोर्ट को भी देखना होगा, अपने लोगों का भी भला चाहना होगा, लड़ाई लड़ना होगा, मतलब एक दबदबा दिखाना होगा। डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वुड हैव रेड एंड अंडरस्टूड द प्रशस्तीज? अभी जस्ट बताए थे कि नहीं, क्यों? क्योंकि वो लिखा होता था किस लैंग्वेज में, संस्कृत में। उसके बाद है क्या, ये तो अपने अपने इस पे है, कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन पढ़ के। कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक वॉर्स अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल टुडे, हाउ डू यू थिंक आज के डेट में कैसे अफेक्ट करता है, लिखो कमेंट में कैसे अफेक्ट करता है। रशिया यूक्रेन का एग्जाम्पल ले लो, इसराइल हमास का एग्जाम्पल ले लो, क्या करता है, जान जाता है, हर्ट होता है, चोट लगता है लोगों को, जो आपका मतलब एक फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हरासमेंट होता है, घर से बेघर हो जाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, पैसों का नुकसान होता है, खेती बाड़ी सब खत्म हो जाता है। तो यही सब कुछ क्वेश्चन है, ये कुछ डेट है, पहले कहानी याद हो जाए तब आप जो है इसको ऐसे याद कीजिएगा डेट को। अब थोड़ा सा एक बार हम फिर से वापस से रिवाइज करते हैं। देखिए है क्या, आपका छोटा सा मैप बनाते हैं। आप लोग भी साथ में मैप बनाते रहिए, एक छोटा सा ऑन एन एवरेज मैप हम लोग ड्रॉ करते हैं। हुआ क्या कि जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त क्या है कि इधर में पिछली बार भी बताए थे कि इधर वाले एरिया में क्या था, आपका आउटर एम्पायर्स थे, कौन कौन से, साकास, पार्थियंस, जो आपके इंडो ग्रीक है, इंडो ग्रीक एंड कुशांस, ये हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे इरेज कर लेते हैं इस तरह से, क्योंकि उतना एक्सट्रीम नॉर्थ में नहीं कर पाए थे। उसके बाद क्या हुआ कि इधर में आपका कुछ नया एम्पायर आया, इधर में मोस्ट प्रोबेबली ऐसे मान लो, और इधर में मान के चलो चालुक्यास, बाद में हम लोग पढ़ेंगे ना कि ये ईस्टर्न वेस्टर्न चालुक्यास में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये है आपका क्या, पल्लवास। तो गुप्ता जो रूलर है समुद्रगुप्त, उसे ध्यान से समझिएगा, क्या किया कि इसके साथ और इसके साथ, जिसको रेड एरो से कनेक्ट कर रहे हैं, रेड एरो से, वो उसके थ्रू कैसा अलायंस बना लिया, मैरिज अलायंस, मैरिज अलायंस, अपने रिलेटिव्स वगैरह की शादी कर ली, खुद शादी कर लिया, ये कर लिया। उसके बाद क्या है आपका, इधर में जो लगभग है ऐसे ऐसे करके, ये आपका गण संघ है, ब्लू है, यहां से इसको क्या मिलता था, ट्रिब्यूट मिलता था, ये गण संघ था, ठीक है। इधर में आपका ये जो एरिया था, ये एरिया, ये था आर्यव्रत, आर्यव्रत, इसको पूरी तरह से इसने क्या कर दिया, अपरूट कर दिया। और ये जो एरिया था ना, ये एरिया, अभी फिलहाल के लिए हम लोग चालुक्य को साइड करते हैं, अभी हम समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एरिया इधर में आपका क्या था, इसको हम कहते हैं दक्षिण, दक्षिण पथ, यहां लगभग 12 रूलर्स थे, इसको डिफीट भी कर दिया और बाद में इसके प्रॉपर्टीज को, इसके राजपाट को क्या कर दिया, रिटर्न भी कर दिया। तो अपने अपने इच्छा अनुसार जहां जैसा सही लगा उस हिसाब से कहीं दबदबा बना लिया, कहीं पूरी तरह से खत्म कर दिया, कहीं पे मैरिज अलायंस कर लिया, कहीं पे वापस से रिटर्न कर दिया। तो ये सब करके क्या है ना कि इन्होंने जो है अपने एम्पायर को ये किया, एक्सटेंड किया। ये है आपका समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। अब ये नॉलेज आपको कहां से मिलता है, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, जिसको हम लोग प्रशस्ति भी कहते हैं। इसको जो है किसने लिखा था, तो उसके कोर्ट पोएट
हरि सेन ने लिखा था। क्या क्या प्रशस्ति से आपको पता चलता है? तो आपको एक पॉइंट पता चलता है उनके वॉर्स के बारे में या कॉन्क्वेस्ट के बारे में, उनके फैमिली लाइनेज के बारे में कि परिवार में पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट ये सब कौन थे। तीसरा जो है उनके इंपॉर्टेंट जो है एफर्ट्स के बारे में, ये सब पता चला। प्लस है कि कॉइन वगैरह से भी हमको कुछ कुछ पता चलता है, जैसे समुद्रगुप्त जो थे, समुद्रगुप्त एफिशिएंट वीणा प्लेयर थे, तो वीणा बजाते हुए जो है बनाया गया था। तो ये सब हमको समुद्रगुप्त के बारे में पता चला। अब जिसके बारे में पता चल रहा है उसके फैमिली के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री देख लेते हैं कि क्या है। साथ साथ में आप नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ में इसको जो है कॉपी कर लीजिए इसमें, आपको ध्यान से पॉज करके, सुंदरता नहीं टेक्निकलिटी पे ध्यान देना। तो अब देखिए क्या था कि श्रीगुप्ता जो थे वो आपके क्या थे? फाउंडर थे। ठीक है, फाउंडर थे आपके इसके, क्या कह सकते हैं, गुप्ता डायनेस्टी के। श्रीगुप्ता के बाद आते कौन? घटोत्कच। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त के बाद आते हैं कौन? समुद्रगुप्त। फिर उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त टू, और फिर उसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात लिख लो। यहां पे ये लिख लो कि ये तो फाउंडर थे और इन दोनों ने जो है अपने आप को टाइटल कौन सा दिया था? महाराजा का। चंद्रगुप्त जो वन है इन्होंने कौन सा टाइटल दिया? महाराजा धीराज का टाइटल इन्होंने खुद को दिया। ये कंटिन्यू होता रहा। इन्होंने क्या टाइटल दिया खुद को? विक्रमादित्य। और यहीं से शुरू हुआ किस चीज का? ये तो आप पढ़ ही लिए ऑलरेडी, जो मैप है ना वहां पे हम बता ही चुके हैं कि ये क्या कहते हैं। ये इनको कहा जाता है नेपोलियन ऑफ इंडिया। जैसे नेपोलियन फ्रांस में पूरा अपने आप को स्टैब्लिश किया था, बहुत एम्पायर बढ़ाया था, बस रशिया जाने का गलती कर दिया उन्होंने, नहीं तो काफी एम्पायर को बढ़ाया था। तो वैसे यहाँ पे इंडिया में ये इनको कहा जाता है। यहीं से आपका क्या है शुरू हुआ था 58 BC से विक्रम संवत 58 BC, जो कि बताता है डिफीट ऑफ साकाज। ये जो रूलर्स है ना ये पावरफुल रूलर्स है, और भी रूलर्स है लेकिन उतने पावरफुल नहीं थे। स्कंदगुप्त के टाइम पे क्या था ना, बहुत सारा इन्होंने जो है ना दो हुन्स के अटैक को क्या किया था? स्टॉप किया था, क्योंकि इस समय तक आके एम्पायर कमजोर हो गया था। तो उस कमजोरी का बाहर वाले लोग फायदा उठा रहे थे, बार बार अटैक कर रहे थे। तो उसको स्कंदगुप्त ने ये किया था, रोका था। तो एक तरह से कहा जाता है कि ये कह सकते हो कि गुप्ता के वन ऑफ द लास्ट पावरफुल रूलर्स में से एक थे, वन ऑफ द लास्ट पावरफुल रूलर्स। तो ये तो आपको मिल गया क्या गुप्ता के बारे में इंफॉर्मेशन। अब थोड़ा सा क्या है कि हम लोग देख लेते हैं इधर में साउथ से रिलेटेड। साउथ में आपका क्या था? दो एम्पायर। अभी जो डेवलप हुआ है गुप्ता के टाइम में, एक चालुक्यास जिसका कैपिटल है एहोल, और जो आपके पल्लवास उसका कैपिटल है कांची से लेके इसका लगभग तुम्हारा क्या है कावेरी तक चल रहा था एम्पायर। और इसका जो है ये आपका रायचूर द्वाब, इसका मिडाइवल के टाइम में ना विजयनगर एम्पायर से भी, विजयनगर और बहमानी किंगडम के बीच जो लड़ाई होता है ना उससे भी रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, जो कि कृष्णा तुंगभद्रा के बीच में जो है ना एक द्वाब है। द्वाब मतलब दो नदी के बीच का एरिया। तो ये दो एम्पायर चल रहा था, एक दूसरे के साथ लगातार क्या कर रहे थे? आपस में फाइट में थे। छोटा छोटा एम्पायर है तो पावर का स्ट्रगल तो हमेशा चलता ही रहेगा। इसके साथ आपको क्या देखने को मिलता है? आर्मी काफी स्ट्रांग हो रही थी, आर्मी काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। आर्मी के पास क्या था? रिसोर्सेस काफी ज्यादा था, किसी भी रूप में, वेपन्स हो गया, एनिमल्स हो गया, एक कह सकते हो लैंड ग्रांट, मतलब उस सोल्जर को खुश करने के लिए ये सब भी आपको देखने को मिलता था। जो आपके किंग वगैरह थे इस टाइम पे, जो भी था आपका, जो नॉर्थ में बात कर रहे हैं कि किंग हो गया या फिर ब्राह्मण्स हो गया नॉर्थ में, ऑब्वियसली साउथ में तमिल लैंग्वेज ज्यादा कॉमन था, तो वो बोलते थे कौन सा लैंग्वेज? संस्कृत। जबकि साउथ में क्या था? संगम के टाइम से साउथ में आपका तमिल लैंग्वेज ज्यादा फेमस था। फिर और बाद में लैंग्वेजेस डेवलप हुए। जो कॉमन लोग नॉर्थ में थे तो वो बात करते थे किस में? प्राकृत भाषा में। बिहार साइड में पाली भी फेमस था।
तो ये सब आपका क्या है चलता था। तो मतलब ऐसा कुछ था कि कॉमन लोगों का अपना काम था कि अपना रह रहे, अपना कमा खा रहे हैं, आर्मी वाले अपना जो है रक्षा करने में बिजी है, उनको जो रिसोर्सेज चाहिए उसकी कोई कमी नहीं थी। अलग अलग तरीके से आपका क्या था, सभाज या ग्रुप्स ऑर्गेनाइज होता था, जहां पे भी अगर ब्राह्मण हेड है, ये ऑर्गेनाइज होता था कहाँ पे, विलेजेस में। विलेजेस में अगर ब्राह्मण हेड है जिस विलेज का, सॉरी हेड ऑफ विलेज, तो वहां पे उस ग्रुपिंग, उस गैदरिंग को हम कहते थे सभा। लेकिन यही सभा आपका उड़ कहलाता था जब ब्राह्मण्स वेर नॉट द हेड। उसके साथ साथ क्या है, हमको क्या देखने को मिलता है, इसके साथ साथ इस समय के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या देखने को मिलता है कि जो नगरम्स वगैरह था वहां पे आपके कौन रहते थे, मर्चेंट्स होते थे, यहां पे ट्रेड वगैरह का काम होता था। तो ये सब हमको देखने को मिला। फिर उसके बाद क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो लगभग क्या है 8 डिपार्टमेंट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से कोई भी एक पर्सन जो है वो आपका एक या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट ले सकता था, जैसे हरिसेन का था। इंपॉर्टेंट रूलर आपके पुलाकेशिन II, अभी जो इस चैप्टर में है उनके बारे में ध्यान रख लो। पुलाकेशिन II क्या थे, चालुक्य के इंपॉर्टेंट रूलर, हर्षवर्धन थे उसके वर्धन डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर, और गुप्ता के जो थे वो समुद्रगुप्ता। पुलाकेशिन II के बारे में जो है ये आपको रविकीर्ति के एहोल इंस्क्रिप्शन से या प्रशस्ति से बात पता चलता है। तो ये सब हमको थोड़ा थोड़ा डेटा मिला इसके बारे में, ये सारा इंपॉर्टेंट डेटा हमको मिला। आपको वो वर्ड्स सब ध्यान में रख लीजिएगा, नगर श्रेष्ठी हो गया, या फिर जो ये था कुमार अमात्याज था, महादंड नायक था, ये सब आपको वर्ड समन्ता, ये सब वर्ड आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में एज इट इज पूछ लेता है। अब थोड़ा सा वर्धन डायनेस्टी हम सबसे लास्ट में बताते हैं, ये तो जनरल हम बताएं। वर्धन डायनेस्टी के बारे में बताते हैं कि पुष्यभूति इसके फाउंडर थे। इसके जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे ना, उस इंपॉर्टेंट रूलर में से एक इंपॉर्टेंट रूलर आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज प्रभाकर वर्धन। पहले अभी याद रखो, प्रभाकर वर्धन, कहानी को समझो तब आसानी होगा। प्रभाकर वर्धन के ना 2 बेटा थे, राज्यवर्धन, और जानते हो कि राजपाट का देखरेख कौन बेटा के हाथ में होता है, तो ये क्या थे, एल्डर सन। अब देखिए होता क्या है, कहानी को ऐसे समझना। ये आपका थानेश्वर क्या था, कैपिटल था वर्धन डायनेस्टी का, कैपिटल ऑफ वर्धन या पुष्यभूति डायनेस्टी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है सबका कैपिटल। चालुक्य ऐहोल, जो आपका पल्लवास है कांची, जहां पे भी आएगा, और जो आपका अभी पढ़े हो हर्षा का जो वर्धन डायनेस्टी, पहले थानेश्वर, बाद में कन्नौज शिफ्ट होता है जब कन्नौज को जीता जाता है। अब ये ध्यान में रखिए। हुआ क्या कि यहां से जो है, यहां की जो बेटी है जिनका नाम क्या था, राज्यश्री, इसका क्या हुआ, मैरिज हो गया किसके, कन्नौज के किंग के साथ। ठीक बात। राजश्री कौन थी, तो कौन थी, सिस्टर ऑफ राज्य एंड हर्षवर्धन, मतलब 3 भाई बहन थे, हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, दोनों की एक प्यारी सी बहन थी राजश्री, उसका शादी हो गया कन्नौज के राजा से, यानी कि अब एक फैमिली टाई अप हो गया। अब हुआ क्या कि बीच में आ गए कबाब में हड्डी। शशांक नाम के राजा थे गौड़ डायनेस्टी के, कहां से, बंगाल से। कन्नौज बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट पे था, मार दिया अटैक, लालच बुरी बला, अटैक कर दिया। तो अब बड़े भाई को रहा नहीं गया, तो बड़ा भाई गया यहां पे अटैक वापस करने, अपनी बहन को बचाने के लिए। अटैक का नतीजा ये हुआ ना कि जो राजश्री थी, राजश्री वो तो भाग गई, बच गई, लेकिन उस बेचारी का भाई जो है ना राज्यवर्धन, उसका हो गया डेथ, पापा का भी डेथ हो गया, इस बच्ची के भाई का भी डेथ हो गया। अब इसका बदला क्या है, इसका उसका सबका बदला लेगा फैजल। तो अब हर्षवर्धन आफ्टर डेथ ऑफ राज्यवर्धन, अब कहानी कैसे चला, अगेन T फॉर थानेश्वर, जो कि अभी प्रेजेंट डे के हरियाणा में है, वहां से हर्षा जो है, गुप्ता के बारे में याद रखिएगा, फाहीन का डॉक्यूमेंट से पता चलता है, हर्षा के बारे में बाण भट्ट के डॉक्यूमेंट से पता चलता है, हर्षा के बायोग्राफी से और हुएन सांग से।
हर्षा, क्योंकि ये चीज कहानी समझने में मुश्किल होता है इसलिए इसको हम अलग से फिर से बता रहे हैं। हर्षा ने वापस से किस पे अटैक किया? कन्नौज पे। बहुत अच्छी बात, कन्नौज पे अटैक कर लिया और यहां पे कन्नौज को जीत लिया। तो अब जाके जो है ना बदला पूरा हो गया, अब ये इंपॉर्टेंट सेंटर बन गया। तो ऐसे जाके अब हर्षा जो है ना किंग बनता है। तो शुरू में ये किंग नहीं बना था, शुरू में इसके भैया किंग बने थे, लेकिन ये जो कहानी का प्लॉटिंग ऐसा हुआ कि अब इसको किंग बनना पड़ा। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन जो है ये सब आपको कहाँ से मिलता है? बाण भट्टा, जो कि हर्षा के कोर्ट पोएट थे, इन्होंने लिखा था जो हर्षा का बायोग्राफी है, हर्षा चरिता, वहां से मिला। हर्षा के खुद के ऑटोबायोग्राफी से भी मिला, इस बायोग्राफी से भी, एंड प्लस हमको जो है डॉक्यूमेंट किसके से मिला? हुएन सैंग के डॉक्यूमेंट से भी देखने को मिला, जो कि चाइनीज पिलग्रिम थे, नालंदा वगैरह में भी विजिट किए थे। तो ये एक मोटा मोटी आइडिया गुप्ता का था। मतलब अब एक तरह से क्या है ना कि टर्मोइल हो गया देश में, जहां मौर्य तक सब कुछ स्मूथली चल रहा था, कोई खास बहुत पावरफुल नहीं था, कोई एक निकला था और वो अपना कंट्रोल किया। लेकिन मौर्य के बाद ना एक तरह से टर्मोइल होता गया। मौर्य के बाद शुंगा आया, कानवा आया, सतवाहना आया, अभी सब कहानी नाम याद रख लो। नॉर्थ वेस्ट में अलग पार्ट था, सेंट्रल में अलग था, साउथ में अलग था, नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो अलग ही दुनिया में चल रहा था। गौर डायनेस्टी के अंडर में आपका था बंगाल, असम का पोर्शन, बिहार का पोर्शन। तो ऐसे था, सब अपने आप को पावरफुल समझ रहा था और पावरफुल बना रहा था, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते। तो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था, ग्रोथ भी हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, पावरफुल भी हो रहा था। तो जब सब कुछ एक साथ होगा तो कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट आएगा, तो वही चल रहा था। तो इस चैप्टर में इतना ही सारा चीज है। इस कहानी को पहले ध्यान से समझिए, पुराने चैप्टर से लिंक कीजिए, वापस एक बार रिवाइज कीजिए। तो हम लोग अपने लास्ट चैप्टर में अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू एवरीबॉडी। थोड़ा नहीं, पूरा सब्सक्राइब कर दीजिए।